तो हेलो प्यारे विद्यार्थी जी, नमस्कार। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दिशा ऑनलाइन साइंस क्लासेस इंग्लिश मीडियम के बेहतरीन प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत दिन से इंतजार था। आप सभी का बहुत सभी बच्चों का डिमांड था कि गुरुजी आप फॉर्मूला का क्लास दीजिए आप हमको। तो प्यारे बच्चों, हम आपके लिए फॉर्मूला का क्लास लेके आ चुके हैं और ये चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। अब ये फॉर्मूला का क्लास आपके लिए है। आपको केवल फॉर्मूला देखना है कि किस किस प्रकार से हमने अरेंज किया है, और आपको हो सके याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला है आपके, उन सभी फॉर्मूला का आपको वहाँ पे आपका नोट्स भी मिल जाएगा। तो कोई भी विद्यार्थी इस फॉर्मूला को लिख लिख करके लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 1 पेज या 2 पेज का फॉर्मूला होगा, तो आप हो सके तो समय बचाने के लिए आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। उसका जितने भी फॉर्मूला होंगे उन सभी का आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। केवल आपको एक बार एक झलक में देखना रहेगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन में ज्यादा समय मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। प्यारे बच्चों, चलिए, तो हम लोग क्या लेके आए हैं, पहला चैप्टर पहले लेके आए। आज लेके आए कौन सा, चैप्टर 1 लेके आए हैं। क्या लेके आए प्यारे बच्चों, बताएंगे पहले क्या लेके आए हैं। चैप्टर 1 क्या लेके आए हैं, चैप्टर 1 का नाम क्या है पता है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिकल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्या लेके आए हम लोग, फॉर्मूला क्लास। तो लिख ले क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का नाम लिख ले, क्या हम लोग लिख लेते हैं ना, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हम लोग क्या लेके आए हैं, आज क्लास लेके आए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार होने वाला है। अब इसको क्या करेंगे, बारीकी से देखने और समझने का काम करेंगे। थोड़ी सी मेरी आवाज डाउन है, थोड़ा सा स्लो पड़ा हुआ है आवाज मेरा, बट कोई नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आप, है ना। और बहुत सावधानी से इस क्लास को देखेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका, बहुत कम टाइम में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपको सिस्टमेटिक वे में दूसरा चैप्टर भी मिल जाएगा, तीसरा चैप्टर भी मिल जाएगा, जस्ट इसके बाद आपको दूसरा चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रमबद्ध सिस्टमेटिक तरीके से आप क्या कर लेंगे, इसको देख लेंगे। ओके, चलिए, देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता है आपको क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज बोलिए, आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आप सबको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, या चार्ज बोल सकते हैं इसको, या प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट के पास अपना प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। जिसकी सहायता से क्या होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ये बात सबको पता है। ठीक है, अगर हम चार्ज की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज के बेसिकली कितने टाइप हैं, 2 टाइप हैं। कौन कौन सा, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे आप, या एसआई यूनिट ऑफ चार्ज भी आप बोल सकते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, इसका कूलाम हो जाएगा। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, सी से डिनोट करते हैं। डायमेंशन की बात करेंगे या डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे, दोनों वर्ड सेम चीज है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, 80 हो जाता है। और आपको डायमेंशन हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। ये नहीं कि जो है वर्ड लिख दिए, ब्रैकेट नहीं दिया तो नंबर दे देगा, नंबर नहीं देगा तब गलत कर देगा आपको। ठीक है ना, तो आपको पूरा पूरा का पूरा डायमेंशन लिखने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर का पालन आपको करना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक जो है स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे एक बात और है, चार्ज के बारे में हम आपको बता दें, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ना, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हम आपको और थोड़ा सा यहाँ से बताते, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा क्या बता देंगे, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू बराबर होता है, क्यू बराबर जो होता है ना, क्यू बराबर क्या होता है समझिएगा, इट इज द, ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को सिंपल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो, चार्ज को लिखते हैं, चार्ज को क्या लिखते हैं हम लोग समझिएगा, चार्ज को क्या लिखते हैं, चार्ज इट इज द, क्या लिखेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ क्या बोलेंगे समझिएगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट, करंट एंड टाइम। क्या बोला मैंने, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। यानी चार्ज जो है वो किसका किसका प्रोडक्ट है, आपका करंट और टाइम का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे देखेंगे कैसे, देखो, चार्ज का सिंबल क्या होता है, चार्ज का सिंबल अगर लिखें सिंपल में क्या लिखेंगे, चार्ज का हो जाएगा सिंपल भाषा में चार्ज। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। चार्ज को किसका किसका प्रोडक्ट, करंट का प्रोडक्ट, चार्ज जो बराबर होता है किसके,
करंट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। चार्ज जो होता है क्या होता है, चार्ज होता है करंट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब यहाँ पे समझिए रहा सा, चार्ज के सिंबल की बात करेंगे तो चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। करंट का जो सिंबल होता है क्या होता है आपका, आई होता है, और टाइम का सिंबल क्या होता है, टी होता है। क्यू बराबर क्या हो जाता है आपका, समझिएगा, क्यू बराबर हो जाता है आपका आई टी, क्या हो जाता है आपका, क्यू बराबर क्या हो जाता है आपका आई टी, क्या हो जाता है, क्यू बराबर क्या हो जाता है आपका आई टी। ये आपका फॉर्मूला, क्यू बराबर इस फॉर्म में भी आप लिख करके रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज का प्रॉपर्टी में से आता है। चार्ज के बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन सा होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और क्या कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। समझिएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, इससे पहले हम ना लिख देते हैं आपको। चलिए इससे पहले क्या कर देंगे, चार्ज हैज बेसिकली 3 प्रॉपर्टी। चार्ज हैज लिख देते हैं यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में आता है कि चार्ज हैज बेसिकली, लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि चार्ज हैज बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज। क्या करेंगे समझिए, चार्ज हैज बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, बहुत प्यारा सा वर्ड है कि चार्ज जो है, चार्ज हैज बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज। चार्ज जो है मुख्य रूप से कितने, चार्ज की कितने प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज हैज बेसिकली 3 प्रॉपर्टी है। चार्ज के मुख्यतः कितने प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सा है, कौन कौन सा, पहला आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा है आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ओके। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, थर्ड में हो जाएगा आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या हो जाएगा आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तीनों आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये आपका क्या है, थोड़ा सा तीनों प्रॉपर्टी है। तो ये हम लोग जानते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज जो है ना तो क्रिएट किया जाता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, केवल एक बॉडी से दूसरी ट्रांसफर किया जा सकता है। और सिंपल दूसरा वाला का कि चार्ज को हम लोग सिंपल अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जोड़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला वीवीआई है, सी क्या है आपका, ये वीवीआई, ठीक है ना। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या आता है, यहाँ पे देखिए समझिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या आता है कि चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट, यानी चार्ज होता है ना एक छोटे छोटे अलग अलग पैकेट में क्या होते हैं, मौजूद है। चार्ज का क्या होता है, एक छोटा छोटा अलग अलग क्या होता है, एक पैकेट होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का एक पैकेट होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का 2 पैकेट या तो इलेक्ट्रॉन का 3 पैकेट होगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज हमेशा एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में क्या रहता है, एग्जिस्ट रहता है, या तो एक पैकेट के रूप में, या तो 2 पैकेट के रूप में, या तो 3 पैकेट के रूप में, या तो 4 पैकेट के रूप में। चार्ज जो होगा वो एक छोटा छोटा पैकेट के रूप में होगा। एग्जाम्पल में हम तंबाकू, आप लोग देखे होंगे गाँव में बुढ़वा सब खाता है, बुढ़वा सब कुछ कुछ लड़कों सब खाता है, तो देखिएगा खैनी का जो पैकेट होता है, खैनी सब जो खाता है, टोबैको जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें एगो चूना का थोड़ा सा छोटा सा पैकेट डाला जाता है, रखा था, मतलब उसके अंदर खैनी के पैकेट के अंदर है ना एक वाइट वाला चूना का पैकेट रहता है। तो चूना का पैकेट देखो, खैनी का जो पूरा डब्बा है, बॉक्स है, उसका तुम कोई बॉडी समझो, उस बॉडी के अंदर जो चार्ज है, उस चूना का डब्बा को तुम क्या समझो, चूना का जो पाउच है, चूना का जो पैकेट है, उस पैकेट को आप क्या समझिए, चार्ज समझिए। तो यानी खैनी के पैकेट में अगर चार्ज की बात करेंगे तो वो चूना का पैकेट एक चार्ज के पैकेट के रूप में रहता है। उसी प्रकार किसी बॉडी में, बॉडी है, उस बॉडी में अगर चार्ज जो रहेगा तो वही छोटा छोटा चूना के पैकेट के जैसे किसी बॉडी में एग्जिस्ट करेगा। तो यानी किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे देखते हैं जरा सा, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई, यानी क्यू बराबर क्या होता है आपका, प्लस माइनस एन ई। क्या कहता है कि चार्ज जो होता है ऑलवेज इंटीग्रल होता है मल्टीपल, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। चार्ज जो होता है हमेशा इंटीजर और फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वेयर, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज, क्यू आपका क्या है, टोटल चार्ज है। एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्री, देखो
एलिमेंट्री देखो समझिए, यहाँ पे बात बोलिएगा, देखिए आप बताते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। ओके, एंड इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको फंडामेंटल चार्ज ही बोलते हैं। क्या बोला मैंने, इसको एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, इसको हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो जहां पे Q क्या है, टोटल चार्ज है, बॉडी का टोटल चार्ज, एंड N इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। यहाँ नहीं, इज द N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज बोल सकते हैं। सम टाइम इट रिप्रेजेंट, सम टाइम यहाँ पे लिख दीजिएगा, सम टाइम, कभी कभी, सम टाइम it represents number of electrons। यानी कभी कभी ये क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है, प्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज को भी प्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी हम लोग क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होगा, एलिमेंट्री चार्ज, फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं इसको। और एन की बात करेंगे, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस। ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक ठीक समझ गए हम लोग। एन की बात करें हम लोग, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्यू के जगह पे क्या होगा पता है, ई होगा। मिस्टेक हुआ है यहाँ पे कुछ, देखो ई एन जो होता है ना, नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट्री चार्ज बोले या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, क्यू बराबर क्यू द टोटल चार्ज, और ई बराबर क्या है, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू इतना होता है। रुको रुको एक मिनट, अस्थिर अस्थिर अस्थिर, काम डाउन कॉल, रुको एक मिनट, एक अस्थिर करते हैं, समझो समझिएगा, आपको हम बताते हैं। एन जो होता है ना, समझिए यहाँ पे अस्थिर से समझिएगा, यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे एन होगा। समझे, बहुत बारीकी समझाते हैं हम, देखो समझो। एन जो होगा आपका क्या है, एन की ही बात करें, एन जो होता है ना वो एलिमेंट्री चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। ठीक है, और एन जो होता है नंबर, फंडामेंटल चार्ज को नहीं बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज को ही फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा हम मिस्टेक हो गया, हम यहाँ पे गलत कर दिए। यहाँ देखो, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज को, कौन, एलिमेंट्री चार्ज को ही हम लोग फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ठीक, ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ठीक, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज को बताएगा। अब एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसी को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज को हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। ये दोनों बात क्लियर है, ठीक है। और सम टाइम, कभी कभी एन जो है ना, एन सम टाइम इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी कभी एन जो है नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। ठीक है, चलो अब यहां तक क्लियर हो गया। एलिमेंट्री चार्ज की बात करेंगे, एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ओके, देखो 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज द चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻180 इलेक्ट्रॉन। यानी क्या बोले, एक कूलाम में जो है वो क्या बोलते हैं, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलाम चार्ज में जो है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा कितना होगा, जैसे एक कूलाम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। यानी एक कूलाम चार्ज में जो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इन 1 कूलाम ऑफ द चार्ज इज n बराबर 6.25 इंटू 10⁻, यही बात यहाँ पे, जो बात यहाँ पे लिखा गया वही बात यहाँ पे है कि 1 कूलाम चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलाम जो चार्ज होता है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होता है। या वहीं पर दूसरा वर्ड में लिखा गया है, अर्थात वही बात, ये जो बात है ना, सेम टू सेम बात ये बात है यहाँ पे, क्योंकि अर्थात का मतलब होता है या दूसरा, इसी को दूसरे भाषा में लिखा गया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इन 1 कूलाम चार्ज इज n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको हम
वैल्यूज ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, कुछ जो फिजिकल कांस्टेंट है जिसको हम लोग को याद रखने होते हैं। जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें 9 इंटू 10⁻31 केजी होता है। ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। प्लस और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का सेम होता है, एक नेगेटिव होता है तो एक पॉजिटिव होता है। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें 1.67 इंटू 10⁻27 केजी हो जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है कितना होता है 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ओके, चलो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो जाता है 6.68 इंटू 10⁻27 केजी हो जाता है। ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप क्योंकि ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, ये देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज Q1 एंड Q2 एट डिस्टेंस r इज, यानी कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन फोर्स लगेगा, जो उसका वैल्यू होगा उसको निकालने का तरीका क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये आपका निकालने का क्या हो गया है, कूलम्ब के नियम के द्वारा एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू को निकालने का ये तरीका हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, यानी एप्सिलॉन एम होता है बेसिकली, और एप्सिलॉन आर के मल्टीपल के बराबर होता है। यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। सिंपल, तो यह मीडियम को हम लोग जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसी को ऐसे लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं ऐसे कि एप्सिलॉन एम को एप्सिलॉन इंटू क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन आर लिखते हैं। तो यानी एप्सिलॉन नॉट को हम लोग रिप्लेस कर दिए किससे, एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन आर से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्या हो जाए Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला इस फंक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारा न्यूमेरिकल जो बनता है ना आपका इसी फॉर्मूला पे ज्यादातर बनता है। ओके भाई, नेक्स्ट पे आते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या, F बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। और किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर से वेक्टर बनाना है तो उसके साथ हम लोग यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होता है यानी आर कैप का जो वैल्यू होता है वेक्टर आर बटे मॉड आर होता है। क्या होता है, वेक्टर आर बाय मॉड आर होता है। क्या होता है समझो, वेक्टर आर बाय मॉड आर होता है। ठीक है, अच्छा आर कैप बराबर क्या जो वेक्टर आर होगा, यहाँ पे रखोगे ना, देखो ये इसका बदले में क्या रखो, इसके बदले में क्या रखोगे, इसके बदले में वेक्टर आर बाय मॉड आर रखोगे ना यहाँ पे बाबू। तो बताओ यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको ऐसे आप मॉड ले सकते, इसमें भी मॉड ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 3 होगा नहीं होगा, और इसके साथ इसको हटा कर ये वाला आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला आ जाता है क्या आ जाता है, ये वाला आ जाता है, ध्यान रखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बट्टे आर क्यूब है ना इंटू वेक्टर आर हो जाता है। यानी F बराबर क्या, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बट मॉड आर का क्यूब इंटू वेक्टर आर। यही आपका कूलम्ब का एक्चुअल फॉर्म है। ठीक है ना, और दूसरा फॉर्म आपको रहेगा तो आपको ध्यान देना है कि क्या इसमें मिसिंग है। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग तरीके से आपको ऑप्शन रहता है एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। एप्सिलॉन आर बराबर क्या था, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, या इसको पता है क्या बोलते हैं, ये इसको मीडियम का परमिटिविटी होता है, लेकिन यहाँ पे मीडियम बुक में कहीं नहीं दिखाया है, नहीं देता है, तो इन लोग जनरली हम लोग पढ़ाते हैं तो इसमें हम लोग एम लिखते हैं यहाँ पे कि ये मीडियम का परमिटिविटी क्लियर कर देते हैं, तो बेसिकली इसको मीडियम का ही परमिटिविटी बोलते हैं। चलो एप्सिलॉन आर इक्वल क्या हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसी को है ना, इसी को एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी एप्सिलॉन आर को हम लोग के से भी डिनोट करते हैं, के बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन इसका चले जाएगा, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी बेसिकली क्या, ये मीडियम का परमिटिविटी है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी आपका फ्री स्पेस है। यानी यहाँ पे लिखे हम लोग क्या लिखे हैं, वेयर एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्टेंस। यानी कहने का मतलब एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है,
ऐसा भी आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, दूसरे बतौं में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम का जो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कोई मीडियम होगा, उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एप्सिलॉन एम बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं कि द नंबर क्या, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, और फैराड पर मीटर भी इसको बोलते हैं। द डायमेंशनल फॉर्म क्या बोलते हैं, इसको एक पॉइंट बोलेंगे, इसको दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, क्या बोलेंगे, द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होता है m पे पावर -1, l पे पावर -3, a पे पावर 2 और t पे पावर 4 होता है। ये सब याद करने की चीज, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला तो याद ही ना करना पड़ेगा, कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें। चलिए, क्या द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज, वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन r बराबर 80, क्योंकि दिया हुआ है जगह पे, एक्चुअल में जो है ना इसका 81 होता है। पूछे क्यों, क्योंकि इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो होता है ना 80.78 के करीब होता है। ठीक है, तो इसको ना तो या तो 81 हम लोग पढ़ाते हैं, नहीं रिलेटिव जो होता है, रिलेटिव परमिटिविटी जो वाटर का अप्रोक्स लेते हैं 81, लेकिन क्या क्या है एनसीईआरटी में 80 भी, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है ना, उसी बेसिस में हम लोग 80 लिखाते हैं। एक्चुअल में है ना इसका 81 लेते हैं हम लोग अप्रोक्स में। तो ये आपको 80 पे फोकस करना जरा सा, कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वाटर का क्या होता है, 80 होता है। ठीक है, चलिए क्या बोलेंगे, द कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के, यानी जो कूलम कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के जो होता है वो बराबर के बराबर क्या होता है, के होता है, के बराबर क्या होता है 1/4πε इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी जितना भी बात था तो वो सारा का सारा बात हमने यहाँ पे लिख लिया। इफ फॉर्मूला में यहाँ पे देखिए, आपको देखने के लिए मिला होगा, ये जो आपको मिला होगा यहाँ पे, इसके देखो के का मान आया होगा, के लिखते हैं हम लोग 1/4πε0, यही रहा यार। के आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं ना। अच्छा, अब ये है कि आपका परमिटिविटी है, क्या आपका ये परमिटिविटी। तो परमिटिविटी दो प्रकार का, सारा रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सारा बात यहाँ पे एक तरफ से सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ा है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, बहुत चार्जेज जब जहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज रहेंगे उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। देखो F1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, F1 क्या, F1 यानी किसी एक पार्टिकल पे, यानी कोई एक पार्टिकल उस पर जो फोर्स लगेगा, तो यानी एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल फोर्स, दूसरा पार्टिकल पहला पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल फोर्स, तीसरा पार्टिकल, ये इस तरह से नहीं क्या करें, जैसे यहाँ पे देखिए समझिएगा मल्टीपल चार्ज कैसे लगा, यहाँ पे 1 1 2 ये 3, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे एक चार्ज है आपका, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा चार्ज, ये आपका चौथा चार्ज। तो पहले ये दोनों फोर्स लगा, क्या हो जाएगा इसका फोर्स का वैल्यू F12, फिर ये दोनों फोर्स लगेगा F13 प्लस फिर ये दोनों फोर्स F14, इस तरह से आपका क्या लगेगा, आपका ये फोर्स लगेगा, इस तरह से आपका क्या लगेगा फोर्स। यानी जितना भी फोर्स पेयर में लगेगा सभी फोर्स को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्या करना है, सबको जोड़ देना है, यानी सभी फोर्स के वैल्यू को हम लोग क्या कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं, किस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्जेज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि द रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई क्यू चार्ज रखी हुई है, इस क्यू चार्ज के आसपास का वह रीजन, इस क्यू चार्ज के आसपास का वह रीजन जहाँ पे किसी चार्ज को लाके रखने पे अगर ये चार्ज फोर्स का अनुभव करता है, तो जिसके वजह से यह फोर्स का अनुभव करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आई होप कि आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर जो होता है ना F/Q0 होता है, ये भी वेक्टर हो जाएगा, ये भी आपका वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे लिख देते हैं इट इज अ स्केलर
इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, या कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है तो वो फोर्स बराबर एफ बराबर क्यू नॉट ई होता है। यानी जैसे मान लो कि यह कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको हम बताए थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना दो चार्ज को रखा जा सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज को या तो नेगेटिव चार्ज को। तीन चार्ज को रखो, देखो एक चार्ज क्यू नॉट रखते हैं, एक चार्ज क्यू रखते हैं, एक चार्ज माइनस क्यू रखते हैं। ये तीनों चार्ज पे कैसा फोर्स लगेगा पता है? इस तीनों चार्ज पे फोर्स लगेगा, देखो क्यू नॉट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसका जो वैल्यू होगा एफ बराबर हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है। दूसरा बात, ये भी पॉजिटिव है, प्लस क्यू चार्ज भी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है कितना लगेगा, क्यू ई फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वो एफ बराबर कितना होता है आपका, क्यू ई होता है। कितना होता है आपका, एफ बराबर क्यू ई होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ मेरा, ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, चार्ज का वैल्यू अलग अलग होता है, फोर्स का वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगा। जैसे क्यू नॉट है तो फोर्स का मान क्यू नॉट ई हो जाएगा, क्यू है तो क्यू ई हो जाएगा, और माइनस क्यू है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्यू ई हो जाएगा, ठीक है। तो इतना फोर्स लगता है, तो वही बात लिखा गया, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। कहा गया फिर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम होता है और वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। चलिए डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एम एल टी पे पावर 3 आई पे पावर -1, ये होता है आपका डायमेंशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई यहाँ पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर यहाँ पे पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका के क्यू बाय आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आपका आर स्क्वायर। के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ई बराबर क्या आ गया आपका, ई बराबर आ गया आपका, ई बराबर आ गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका। अब इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे पता है, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई वेक्टर आर कैप कर देंगे, क्या कर देंगे, आर कैप से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, आर कैप से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आर कैप से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक मेरी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या कहता है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहता है, व्हेन टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर आर लोकेटेड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ईच अदर देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहा कि जब दो चार्ज यानी एक पॉजिटिव चार्ज और क्या बता समझो, व्हेन टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जैसे दो चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड समान हो, एंड अपोजिट नेचर, नेचर मतलब एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, यानी जब एक पॉजिटिव चार्ज ठीक है और एक नेगेटिव चार्ज और दोनों का मान कितना है आपका 1 कूलम, यहाँ भी आपका 1 कूलम है, जब दोनों को एक दूसरे के बहुत कम डिस्टेंस पे रखा जाएगा, बहुत कम बहुत यूनिट डिस्टेंस पे रखा जाएगा, तब जो ये सिस्टम है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज का जो सिस्टम है समूह है वो क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा समझो, वो क्या कहलाएगा आपको इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपको इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा, ठीक है। इन व्हेन टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर आर लोकेटेड एट अ शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। जब दो चार्ज एक दूसरे के बहुत कम डिस्टेंस पे एक दूसरे के बहुत क्लोजली रखा जाएगा और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा और नेचर अलग अलग होगा, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे, ठीक है। the total charge of an electric dipole is 0, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के जो टोटल चार्ज करेंगे जोड़ेंगे, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात लिखा हो यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L होता है, ठीक है ना। चलो वेयर Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, Q क्या आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड है, 2L बाय जो 2L इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल लेंथ समझिए, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो लेंथ होता है, जैसे मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आपका
प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। दोनों चार्ज के दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डायपोल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, यानी हम लोग डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। डायपोल के एक्सिस पे या लॉन्गिट्यूडिनल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है क्या, 1/4πε टू टू पी बाय आर क्यूब, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 kp बाय 2 kp बाय आर क्यूब, हम लोग ऐसे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इक्वेटोरियल और ट्रांसवर्स पोजीशन, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बोले या ट्रांसफर पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है वो 1/4πε टू पी बाय आर क्यूब होता है। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के पी बाय आर क्यूब, के पी बाय आर क्यूब, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे है ना, थोड़ा सा हमको लिखने में ये हो गया, हम अपने से टाइपिंग क्या है पता है, तुम लोग का जो पीपीटी पढ़ा रहे हैं ना आज हम अपने से, माय वर्क है, मेरा हार्ड वर्क है इसमें, रात के 2 बजे तक कंटेंट बनाया हम लोग का, हम केवल आपका फॉर्मूला क्लास लेने के लिए, और अपने से लाइफ में पहली बार अपना पीपीटी बना के पढ़ा रहे हैं आपको फॉर्मूला, है ना। थोड़ा सा वर्ड इसलिए ये जो है ना, ये मेरे से अरेंज नहीं हो पाया ढंग से, तो अरेंज नहीं हो, हम सोचते क्लास में ही ना इसको हम अरेंज कर देंगे। तो बेसिकली इसको है ना ऐसे ही लिखना रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना एक्सिस पे, कहाँ पे, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर एक्सिस के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर पे जो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पे होगा वो क्या होता है, 2 टाइम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर के, यानी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा वो 2 गुना, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, ये 2 गुना होता है, ठीक है ना। चलिए, ये है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका नीट का क्वेश्चन है, ये हम जब इसमें पढ़ाते इंस्टीट्यूट में तो बच्चा सबको हम इस यहाँ ये स्टेप करके नहीं देते थे, हमें आइडिया ही नहीं था, तो एक दिन हम नीट का क्वेश्चन बैंक उठा के देखें, पढ़ते तो थे, पढ़ाते था, लेकिन दिमाग में उतना नहीं था कि ये करना भी था, हम लोग स्किप करते थे इसको जनरली। तो एक दिन एक बच्चा है ना पूछा कि सर ये जो है ना ये कैसे हुआ, क्या नहीं समझा, हमको खुद ही मतलब दिमाग में नहीं आया बात, तब उस दिन हम ना वो नीट का क्वेश्चन बैंक उठा के देखे, तो उसी में ये सवाल था, तो ऐसा नहीं भाई, ये तो हम लोग पढ़ाते हैं, बट एक स्टेप का था, पिछले के टॉपिक को यहाँ से रिलेट करना रहता है ये, चलो कोई बात नहीं, होता है। तो ये बात कहे कि ये सब चीज़ ना आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ये छोटा छोटा बात है, यही सब में आपको परेशान करेगा ज़्यादा, नॉमेरिकल इसी से पूछता है, ऑब्जेक्टिव इसी से बनता है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ डायपोल, डायपोल की किसी अन्य पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो अलग है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ डायपोल, डायपोल के किसी अन्य पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखो क्या लिखे हैं, फॉर अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायपोल एक्सिस, यानी जैसे मान लो कहता है क्या कि एक डायपोल है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है आपका, यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, ये डायपोल से ये वाला पॉइंट जो है ना, पॉइंट जो है पॉइंट पी है यहाँ पे, जो एक्सिस से कितना समझिएगा, जो एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल, जो एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, जो एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, समझिएगा, जो एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, और वो थीटा एंगल बनाते हुए कितना दूर है एक दूसरे से, आर डिस्टेंस के दूरी पे पॉइंट स्थित है, तब आपको क्या निकालना है, तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी अन्य पॉइंट के लिए क्या, फॉर अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, डायपोल का सेंटर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, जो क्या करता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, या बोले एक्सिस के, डायपोल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/4πε इंटू 1/r क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, इंटू क्या है 2p cos थीटा का आर क्यूब इंटू 2 है, तो इसको यहाँ से p sin थीटा इंटू p sin थीटा इंटू इसको बेटा p sin थीटा इंटू p sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, 2p cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा p sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल द मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं, यह एक फॉर्म हो गया, ये वाला फॉर्म एक ठो हो गया, दूसरा वाला फॉर्म ये वाला हो गया, इलेक्ट्रिक 1/4πε इंटू आर क्यूब, यानी 1/4πε इंटू पी बाय आर क्यूब रूट अंडर 1+3 cos स्क्वायर थीटा, हम लोग इसको प्रूव भी करते हैं जनरली ना, ये वाला प्रूव भी करते हैं, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो क्या कहता है, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई ना, यहाँ देखो समझिएगा,
समझिएगा। अच्छा, ये क्या है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने क्या किया, एक डायपोल को रख दिया। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया मैंने, एक डायपोल को रख दिया। क्या कर दिया, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डायपोल को रख दिया। एफ बराबर क्या हो गया आपका, क्यू। इधर भी क्या हो गया आपका, एफ बराबर क्यू हो गया, ठीक है ना। अब ये डायपोल क्या करेगा, अब ये डायपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये जो डायपोल है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा आपका, रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, क्यों टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स की वजह से, एक फोर्स इधर एक फोर्स लग रहा है, तो जिसकी वजह से डायपोल क्या करेगा, अपने एक्सिस के अलाउंग क्या करना चाहेगा, रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करना चाहेगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस होगा, तो इसका मतलब उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो वो टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो टॉ बराबर पी साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। वेयर पी इज द electric dipole moment and E is the electric field and theta is the angle between dipole and electric field direction। यानी यहाँ पे जो है थीटा क्या आपका, ये जो थीटा आपका, ये थीटा आपका एंगल है किसके, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। तो सिंपल भाषा में हम लोग इसको टॉर्क का में हम लोग ने क्या क्या निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है ना बेसिकली, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार से किया जाता है। लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सरफेस के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लेके आए लीनियर चार्ज डेंसिटी, या डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलिए, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलिए। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसको। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, फिर इसको भी बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अच्छा, तो यहाँ पे देखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों नाम होता है, ठीक है ना। तो इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा बराबर क्यू बाय एल होता है। यूनिट जो होता है कूलम पर मीटर हो जाता है। और डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डायमेंशन बताओ, तो कूलम का क्या होता है, AT होता है, ठीक है ना। एल है, मीटर का एल हो जाएगा, ऊपर लेके यानी एल पे पावर -1 हो जाएगा, यानी AT एल पे पावर -1, ठीक है। चलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है सिग्मा बराबर क्यू बाय ए होता है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाता है। यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए कूलम बराबर से समझिए, कूलम का हम लोग क्या लिखते हैं, AT लिखते हैं, और मीटर का क्या लिखते हैं हम लोग, एल पे पावर -2 लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका AT एल पे पावर -2, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है, रो बराबर चार्ज पर, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा आपका, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, क्या यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन की बात करेंगे तो AT एल पे पावर -3, AT एल पे पावर -3, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं कि अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है समझिएगा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड द एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है समझिएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग डी फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डी फाई से। ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है और भी फ्लक्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए हम लोग ई से दिखाए हैं कि डी फाई इज इक्वल टू सिंपल फ्लक्स का जो फॉर्मूला, फ्लक्स का जो संकेत होता है वो फाई होता है। जब फ्लक्स बहुत छोटा सा हो तो उसको डी फाई से नोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई लगाते हैं, ये छोटा सा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का है ये। ई मतलब ये छोटा सा फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये स्केलर प्रोडक्ट, ये ds क्या हो गया, एरिया वेक्टर। यानी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर गिव्स यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। द SI ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स। अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML पे पावर 3, T पे पावर -3, A पे पावर -1, ये आपका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ओके भाई। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं, अब यहाँ पे समझिएगा गॉस लॉ की बात करते हैं। गॉस लॉ, द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
थ्रू अ क्लोज सरफेस इन अ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी बॉडी के जो अंदर जो चार्ज होगा, उस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेगा, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेगा, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर जो होगा वो उस बॉडी के अंदर का चार्ज यानी इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज चार्ज हो जाएगा कितना 1/ε टाइम, यानी जो फ्लक्स जो हो जाएगा, फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज बॉडी इनटू मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन चार्ज, यानी ये सिंपल क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझिएगा, कहने का ओवरऑल मतलब क्या होगा, किसी बॉडी के अंदर का जो चार्ज है उस चार्ज को आप क्या कीजिए 1/ε टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फ्लक्स मिल जाएगा। यानी टोटल फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, फाइव बराबर क्या हो जाएगा आपका, टोटल फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या फाइव बराबर ई डॉट डी एस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई डॉट डी एस लिखते हैं। यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। यानी फ्लक्स का सिंपल भाषा क्या हो जाएगा, चार्ज 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 इनक्लोज्ड क्लोज्ड बाय क्लोज बॉडी, क्लोज्ड बॉडी, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/ε0। यानी फ्लक्स जो होता है वो हमेशा बराबर क्या, चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज्ड बॉडी इनटू 1/ε0 टाइम के बराबर होता है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से आते हैं, फाइव बराबर जो होता है ना, फाइव बराबर, अब यहाँ पे समझिएगा, चार्ज इनक्लोज, किसी बॉडी के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है उस बॉडी के अंदर, क्यू इनटू क्या होगा 1/ε0 बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू बाय एप्सिलॉन, क्या हो जाता है आपका, क्यू बाय एप्सिलॉन। फाइव बराबर क्या हो गया आपका, फाइव बराबर जो हो गया आपका, फाइव बराबर क्या हो गया आपके पास, क्यू बाय एप्सिलॉन हो गया, क्या हो गया आपके पास, क्यू बराबर क्या हो गया आपका, फाइव बराबर क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, देखिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज, यानी एक जो है इनफाइनाइट लंबा लेंथ का एक वायर है जिसके वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद प्रेजेंट होगा वो कितना होगा, λ/2πε0 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर द चार्ज प्लेन सीट, यानी एक प्लेन सीट है, ये वाला याद कीजिए, ये वाला पढ़ाया गया होगा, ये वाला प्लेन सीट पढ़ाए थे आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अच्छा, इसके वजह से यहाँ पे हमने क्या किया था, एक गॉसियन सरफेस का निर्माण किया था ऐसा वाला। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इस पॉइंट पे इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, यहाँ से भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है कितना आया था, उसकी वजह से σ/2ε आया था, क्या σ/2ε, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम। जहाँ पे सिग्मा क्या आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट क्या आपका वैक्यूम क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वैक्यूम, वैक्यूम का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्या कहता है समझेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट नियर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जोड़ दिए ज्यादा अच्छा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर द पॉइंट नियर आउटसाइड ऑफ अ चार्ज थिन स्फेरिकल कंडक्टर इज, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा यहाँ पे कोई देखिए, कोई क्या आपका स्पेयर है, ठीक है ना, ये इसके ये क्या है, इस स्पेयर का नाम देखिए थीन स्फेरिकल कंडक्टर, ये चार्ज भी है, ये कंडक्टर का चार्ज है, ये थीन भी है, पतला भी है, इसके सरफेस से बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ना वो कितना होगा वो पूछ रहा है, तो उसका वैल्यू जो हो जाएगा 1/4πε इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ अ चार्ज थीन स्फेरिकल कंडक्टर, यानी क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यह हो जाएगा एट द नियर पॉइंट नियर टू द चार्ज सरफेस ऑफ अ चार्ज थीन स्फेरिकल कंडक्टर। बाप रे, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ये इसको ये दोनों का मतलब थे, यहाँ पे ये स्फेरिकल थीन कंडक्टर, यहाँ पे थीन स्फेरिकल कंडक्टर, बट कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ द चार्ज थीन स्फेरिकल कंडक्टर, यानी ये जो थीन स्फेरिकल कंडक्टर है, इस थीन स्फेरिकल कंडक्टर तो चार्ज है ही ये वाला,
इसके पॉइंट के सरफेस पे, यानी इसके सरफेस पे अलग भाग समझिए, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इन वैक्यूम और एयर। क्या है, अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द चार्ज थीन स्फेरिकल कंडक्टर। ये देखो ये आपका चार्ज थीन स्फेरिकल कंडक्टर, इसका नाम है चार्ज थीन स्फेरिकल कंडक्टर। इसके अंदर में जो है ना, इसके इनसाइड पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो क्या होता है, कोई भी कंडक्टर होगा उस कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये सारा आपका फॉर्मूला का क्लास था। हमें उतना डिटेल में तो नहीं बताना चाहिए और हमने उतना बताया भी नहीं, बट जितना सफिशिएंट हो पाया, जितना हमें समझ में आया कि हमें इस तरह से बताना चाहिए हमने आपको उस तरह से बताने का प्रयास किया। इसमें बहुत कमियां भी हो सकती हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी हो सकती है, बट आप अपने हिसाब से इसको क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल देख लिया कि हम आपको किस प्रकार से फॉर्मूला का क्लास देते हैं। ठीक है, इस बात को आप सावधानी पूर्वक और प्रॉपर डिसिप्लिन वे में देखेंगे और इस काम को आप डिसिप्लिन तरीके से पूरा करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज हर दिन स्ट्रगल है, हर दिन समस्या है, हर दिन नई प्रॉब्लम है, हर दिन नया एक्सक्यूज है, आपको मिलते जाएंगे इस कार्य से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। विश्वास प्यार जताने के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं।